हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। हम लोगों ने अब तक कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पूरा डिस्कशन किया, कुछ थोड़े से पॉइंट रह गए थे बच्चों। आज हम वो पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे और फिर आज का कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री नहीं बट कोलाइडल सॉल्यूशन पूरा आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज का टॉपिक सबसे पहले मैं बात करूंगा, कल हमने इमल्शन के बारे में पढ़ा था, आज मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको जेल के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं जेल से। बेटा, जेल का मतलब आप लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के जेल देखे होंगे। अब पता नहीं आप क्या इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में सबसे पहले हेयर क्रीम आ रहा है। पता नहीं क्यों, मैंने तो कभी हेयर क्रीम यूज़ नहीं की है, बट जब मैं छोटा था तब हेयर क्रीम बहुत ही ज़्यादा बच्चे लोग यूज़ करते थे। आजकल तो बहुत फैशन हो गया है बाल खड़े खड़े करना और अलग अलग डिज़ाइन बनाना। तो जेल हेयर क्रीम है। तो जेल वर्ड से आपको समझ में आता है कि एक सेमी सॉलिड सा सब्सटेंस, मतलब एक लिक्विड भी नहीं है, वो सॉलिड भी नहीं है, उन दोनों के बीच का कुछ सब्सटेंस बन जाता है। तो जेल अगर हम कहते हैं तो वहां पर एक जेली लाइक सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? जेली लाइक सब्सटेंस। तो जेली लाइक सब्सटेंस, इसका बेस्ट एग्जांपल फलेरो। आप लोगों ने सभी ने ये चॉकलेट खाई होगी, मुझे उतनी पसंद नहीं बट बहुत से बच्चों को या बहुत से लोगों को ये चॉकलेट बहुत पसंद आती है। तो ये फलेरो जो चॉकलेट है वो जेली टाइप में होती है। जब मैं छोटा था तब हमें जेलीज मिलती थी, उसकी वजह से मुझे फलेरो पसंद नहीं, क्योंकि जेलीज मुझे नहीं उतनी पसंद आती। बट जेली, यू नो जेली कैसे होती है दिखने में, बस मैं बता, इमेजिन हाउ यू कैन इमेजिन अ जेल कैसे होता है, तो दैट इज जेली। लेकिन अब ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में कौन सा सब्सटेंस किस में मिक्स हुआ है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर होता है लिक्विड इन सॉलिड। याद रखना है कि जेल एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड सॉलिड में डिस्पर्स हुआ है। लिक्विड इज इन डिस्पर्स फेज और सॉलिड हो गया हमारा डिस्पर्स मीडियम। तो सोचो, सॉलिड भी बच्चा डिस्पर्स मीडियम बन सकता है। ऐसा नहीं है कि लिक्विड ही बनेगा, ये पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में। लेकिन आज हम लोग जेल के बारे में बात करें तो फिर से वो जख्म ताज़ा हो गए हमारे कि लिक्विड को हम सॉलिड में भी डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसॉल्व नहीं, डिस्पर्स कहा है, डिस्पर्स कर सकते हैं। बिकॉज डिसॉल्व हो गया तो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ट्रू सॉल्यूशन बनेगा बच्चों। इसलिए अब इसका एग्जाम्पल की बात तो मैंने बता दिया, फलेरो है, हेयर क्रीम है, बहुत सारे एग्जाम्पल। लेकिन इसमें एक स्पेशल एग्जाम्पल है जेलेटिन। एक स्पेशल एग्जाम्पल है जेलेटिन बिहेव्स बोथ एज जेल ऑब्लिक सोल। ये बच्चों सोल का मतलब क्या होता है? सोल इसका उल्टा होता है, जेल का उल्टा सोल होता है, जिसमें सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड इज डिस्पर्स इन लिक्विड डिस्पर्स मीडियम। तो जिलेटिन ऐसा जेल है जो सोल की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर उसमें सॉलिड ज़्यादा ले लिया तो वो एक जेल की तरह बिहेव करेगा, अगर उसमें लिक्विड ज़्यादा ले लिया तो वो एक सोल की तरह बिहेव करेगा। तो ये पॉइंट बहुत ही सिंपल है। अब अगर जेल के बारे में मैं और बताना चाहूँ तो जेल के हमारे पास दो टाइप्स है। दो टाइप में हम जेल को डिवाइड करते हैं। तो चलो मैं पार्टीशन बना देता हूँ ताकि हम उसे समझ सके। पार्टीशन में आएगा पहला टाइप का जेल जिसे हम कहते हैं इलास्टिक जेल। फर्स्ट टाइप ऑफ जेल बच्चों इज इलास्टिक जेल। एंड सेकेंड तो इमेजिन कर सकते हो या फिर सोच ही सकते हो क्या होगा बच्चों। इलास्टिक का अपोजिट आएगा नॉन इलास्टिक जेल। नॉन इलास्टिक जेल बच्चों, तो इलास्टिक जेल है और उसका अपोजिट में है नॉन इलास्टिक। तो इलास्टिक जेल नाम से बच्चों क्या समझ में आता है? इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जैसे रबर बैंड या रबर, अगर मेरे पास रबर बैंड है, मैं उसको स्ट्रेच करूं और छोड़ दूं तो वो इलास्टिक होता है। इसलिए जो इलास्टिक जेल्स होते हैं दे आर इलास्टिक इन नेचर। अब देखो सर, नाम भी वही है तो ब्लू से कर देते हैं। चलो बच्चों टेंशन मत लो, इलास्टिक इन नेचर मतलब ये जो इलास्टिक जेल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनका शेप चेंज हो सकता है। बट जो नॉन इलास्टिक होते हैं वो होते हैं रिजिड। हम देखेंगे कौन सा है रिजिड, एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं बच्चों, डरो मत, सब आएगा लाइन से। तो इलास्टिक जेल जो होते हैं वो
इलास्टिक होते हैं, मतलब उनका शेप चेंज हो सकता है। मतलब मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि कैन चेंज शेप, कैन चेंज शेप अंडर फोर्स। फोर्स अप्लाई करने पर इसका शेप चेंज हो जाता है एंड रीगेन्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स। मतलब जब फोर्स अप्लाई किया बच्चों तो उसका शेप चेंज हो जाता है, और जब फोर्स छोड़ दिया, रिमूव कर दिया, तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। जैसा रबर बैंड को खींचो लंबा हो जाएगा, छोड़ दो छोटा हो जाएगा। वैसे ही जो इलास्टिक जेल होंगे, अगर हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, बट बाद में वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। बट अगर सेम चीज़ हम नॉन इलास्टिक के बारे में बात करें तो इलास्टिक विल ब्रेक इफ फोर्स इज अप्लाइड। बच्चों तो ये नॉन इलास्टिक है, जो रिजिड होते हैं, अगर इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो टूट जाता है। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम इलास्टिक सोल की बात करें, तो इलास्टिक जेल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आएगा जिलेटिन का एग्जाम्पल, जिलेटिन, स्टार्च का जो जेल बनेगा, या फिर सोप का जो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉन इलास्टिक के लिए, दे आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन। देखो बच्चों, ये जो नॉन इलास्टिक जेल है ये बनते हैं एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन से। मैंने जेल के, इलास्टिक जेल के एग्जाम्पल तो बता दिए, जिलेटिन, स्टार्च और सोप, बट नॉन इलास्टिक का मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने बहुत बार यूज किया था मैंने वर्ड सिलिका जेल, ये डू यू रिमेंबर? कहाँ यूज किया था? एड्सॉर्प्शन में मैंने सिलिका जेल का नाम बार बार लिया था। तो सिलिका जेल जो है इट इज अ रिजिड जेल, रिजिड जेल होता है। इसका प्रिपरेशन अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन इसका होता है केमिकल रिएक्शन से कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम, अब सिलिका बनने वाला तो सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट के साथ रिएक्शन हम करेंगे तब जाकर हमारा सिलिका जेल बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमने दो टाइप के जेल पढ़े, इलास्टिक जेल एंड नॉन इलास्टिक जेल। ठीक है बच्चों, तो अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, जेल क्या होता है। जेली लाइक सब्सटेंस, कोलाइडल मिक्सचर है, लिक्विड को सॉलिड में डिस्पर्स करेंगे तो बनेगा। जिलेटिन का एग्जांपल देखा और इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक की बात की। बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जेल। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ जेल की बात करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेल, पहली प्रॉपर्टी बच्चों हाइड्रेशन। हाइड्रा ग्रुप, कैप्टन अमेरिका देखा है आपने? हाइड्रा ग्रुप पता है? हाइड्रा मतलब हाइड्रेशन। केमिस्ट्री में जब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं तो हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी। तो पानी हो जाएगा। तो पानी का मतलब यहाँ पर है कि अगर गलती से ये जो जेल है उसको मैंने सुखा दिया, सूख गया, उसमें से पूरा पानी निकल गया, तो उसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेटेड जेल। इफ कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड जेल को अगर हमने पानी में डाल दिया तो वापस वो हाइड्रेटेड हो जाएगा। तो इसको हम बस लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे? कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड जेल regains वाटर और gets hydrated when kept in water। हमारे पानी में उसको अगर हम वापस रख दे तो बेचारा पानी वापस एब्जॉर्ब कर लेता है और वो पानी को एब्जॉर्ब करके खुश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्वेलिंग।
स्वेलिंग को ही हम कहते हैं इम्बिबिशन। ये टर्म बायो में बहुत बार यूज़ किया जाता है, इम्बिबिशन ऑफ सेल। तो नीट के बच्चे को बहुत पता होगा कि क्या होता है, बट मैं बस एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि अगर हमारे पास कोई जेली है, सपोज फलेरो है, फलेरो को मैं पानी में डाल दूं तो वो फलेरो पूरा फूल जाएगा, बल जाए, पूरा बल्कि बल्कि हो जाएगा, मतलब पानी से भर जाएगा, गुब्बारा बन जाएगा, फूल जाएगा वो। तो जो भी जेल होते हैं अगर उसको हम पानी में रखें तो वो स्वेल हो जाते हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम स्वेलिंग है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन gel when kept in water it swells। इसी को इम्बाइब बोलते हैं, पानी अंदर चला गया तो उसको इम्बिबिशन बोलते हैं, इम्बाइब हो गया, वाटर इम्बाइब हो गया। ओके, क्लियर है यहां तक। थर्ड प्रॉपर्टी है सिनेरेसिस। सिनेरेसिस का मतलब क्या होगा बच्चों, ये मोस्टली शो होता है इनऑर्गेनिक जेल में। तो क्या होता है, अगर इनऑर्गेनिक जेल को बहुत देर तक आप रख दे ऐसी ही नॉर्मल कंडीशन में तो उसमें से पानी बाहर निकल जाता है, या लिक्विड कंटेंट उसका डिस्पर्स मीडियम ड्राई हो जाता है और वो बन जाता है एक श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसलिए इसको लिखेंगे इनऑर्गेनिक जेल्स ऑन स्टैंडिंग श्रिंक्स। मतलब अगर इनऑर्गेनिक जेल्स को अगर हम ऐसे ही सादा छोड़ दे, स्टैंडिंग मतलब सादा छोड़ दे, तो वो सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिनेरेसिस। एंड फोर्थ और फाइनल प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं थिक्सोट्रॉपी। बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स के बारे में, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ते क्योंकि हम फ्लूइड्स के बारे में नहीं पढ़ रहे। जस्ट एक इंफॉर्मेशन याद रखो कि जो जेल है, अगर जेल के ऊपर मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया, मतलब फोर्स अप्लाई किया, इफ आई अप्लाई स्ट्रेस, या फिर मैंने उसको बहुत शेक किया या मिक्स कर दिया, एजिटेशन किया, तो क्या होगा बच्चों, ये बन जाएगा सोल। मतलब जेल का कन्वर्शन हो जाएगा सोल में। अगर जेल को मैं बहुत प्रेशराइज करता हूँ, उसको मैं एजिटेट करता हूँ, मिक्स करता हूँ, मिक्सर में घुमा देता हूँ जेली को, तो वो एक बन जाएगा लिक्विड टाइप सब्सटेंस, वो बन जाएगा सोल। एंड इट बिहेव्स एज लिक्विड, दिस इज रिवर्सिबल, दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जेल बन जाएगा सोल में और सोल बन सकता है वापस जेल में, ऐसे कन्वर्शन हो जाएगा। एंड जेल शोज द प्रॉपर्टी लाइक फ्लूइड। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जेल ये प्रोसेस होने के बाद थिक्सोट्रॉपी मतलब जेल की ऐसी प्रॉपर्टी जो वो फ्लो हो सके या लिक्विड की तरह बिहेव करे। सो जेल बिहेव्स एज अ लिक्विड, मतलब बच्चों लिक्विड मतलब फ्लूइड की तरह वो बिहेव करेगा, फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं थिक्सोट्रॉपी। तो यहाँ पर जेल का हमने जेल का इंट्रोडक्शन देखा, जेल का मतलब समझा, जेल का टाइप्स पढ़ लिया और लास्ट में हमने जेल्स की प्रॉपर्टी भी पढ़ ली। तो जेल हमारा यहाँ खत्म हो गया। अब जस्ट 2 टॉपिक खत्म करके हम कोलाइड खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको कंप्लीट अच्छे से लिख लो। तो बच्चों हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बोलेंगे कोलाइड्स अराउंड अस। मतलब ये टॉपिक जनरल टॉपिक है, ओके, बुक में नहीं दिया है, बट आपको अब इतना हम कोलाइड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे आसपास में ये कोलाइडें क्या गन मचा रखी है वो भी तो पता कर ले हम लोग, है कि नहीं। तो कोलाइड्स अराउंड अस टॉपिक इज कोलाइड्स अराउंड अस। एक एक करके हम कोलाइड अराउंड अस पढ़ लेते हैं। पहला कोलाइड, थोड़ा दिमाग लगाओ कि हमारे सबसे करीबी का कोलाइड कौन सा है, हमारे सबसे पास का कोलाइड कौन सा है बच्चों। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था पहले, कहीं एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने उसका, पॉजिटिव कोलाइड नेगेटिव कोलाइड में आपको बताया था। हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, तो ब्लड इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला मैं कहता हूं कि ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब बोलोगे बच्चों
नहीं सॉरी, आप बोलोगे सर, मैं बच्चों बोलूंगा, आप बोलोगे सर ये ब्लड कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है सर? तो इसमें जो नीट वाले बच्चे हैं या बायो वाले बच्चे हैं वो उनको पता होगा, तो वो ज़्यादा डिटेल में जानते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, मैं बस बताऊंगा ब्लड के अंदर हमारे बॉडी में मैक्सिमम पानी होता है, पानी के साथ उस पानी को हम बोलते हैं प्लाज्मा, हमारी बॉडी ब्लड में प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा को हम वाटर भी बोल सकते हैं। इस प्लाज्मा में हमारे बॉडी के वाटर में ब्लड सेल्स ऐसे डिस्पर्स होते हैं, ब्लड सेल्स हम उसे कहते हैं ब्लड सेल्स। बच्चों डिटेल नहीं जा रहे हम, ब्लड सेल्स का होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और भी होते हैं, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स भी होता है, लेकिन हम नहीं बात करें यहाँ पर। बस इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स है, उसमें साथ ही में इंपॉर्टेंट वाला एक टर्म बताया था मैंने बच्चों, नाम बताया था हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में होता है आयरन, जिसकी वजह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन कम हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो ब्लड है, सिस्टम है ब्लड का, इसमें पानी, ब्लड सेल्स और साथ में हेमोग्लोबिन और भी बाकी सॉल्ट, प्रोटीन सब कुछ आ जाएगा। ये सब मिलके बनाते हैं एक कोलाइडल सॉल्यूशन। हमारा ब्लड एक कोलाइडल मिक्सचर है। तो डायलिसिस में भी हम ब्लड का डायलिसिस होता है, हमने ये सब टर्म पढ़ा है पहले ही। सेकेंड, ब्लड तो हो गया हमारे एकदम करीबी का, हमारा करीबी हो गया, हमारा हो गया खुद का ब्लड। अब हमसे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, रोज हम सुबह शाम पीते हैं, आप गलत समझ रहे हो, रोज सुबह शाम दूध पीते हैं बच्चों, क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। तो सेकेंड हमारा आएगा, जिन बच्चों ने गलत सोचा था ना, घर पे आके मारूंगा मैं उनके। तो सेकेंड वाला जो पॉइंट है, तो सेकेंड वाला पॉइंट है सुबह शाम हम पीते हैं, सुबह शाम हम दूध पीते हैं। तो यहाँ पर आएगा नाम हमारा फूड। तो जितने बहुत सारे फूड है, फूड आइटम में बहुत सारे फूड आइटम है जो एक कोलाइडल की तरह रहते हैं, जिसका मैंने अब एग्जांपल बता दिया। दूध हमारा, तो मिल्क है, मिल्क इज अ कोलाइडल मिक्सचर। बटर बहुत ही पसंदीदार चीज़ होती है सबकी, बटर बोलो, घी बोलो, बटर और घी में ज़्यादा फर्क नहीं होता बच्चों। घी में पानी बहुत कम होता है, बटर में थोड़ा पानी ज़्यादा होता है, इतना ही डिफरेंस है बटर और घी में। और जो आप बोलते हो अमूल बटर, तो अमूल बटर में वो थोड़ा नमक डाल देते हैं बच्चों और महंगा करके बेच देते हैं। घी लगा के खाओ, घी इज़ गुड फॉर हेल्थ। घी है, चीज़ है, ये सब फूड में है। बहुत सारे खाना जो बनाते हैं, बैटर होता है जो खाने का, आटा है हमारा, गेहूँ का आटा हम बनाते हैं, डोसे का जो हम क्या बैटर कहते हैं वो आप लोग उसको यूट्यूब देख के पता चला मुझे। तो बैटर जो होता है वो सभी एक कोलाइडल मिक्सचर होता है। तो ये पॉइंट तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। ओके, तो फूड हो गया। तो थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ आपको है सॉइल। बच्चों फूड आ रहा है हमारा सॉइल से, तो सॉइल जो बनती है, सॉइल में अलग अलग लेयर्स होती है, सॉइल के पार्टिकल होते हैं, पानी होता है, और वहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉइल में क्या होता है? सॉइल होती है, खुद सॉइल होती है, प्लस वाटर होता है। और आपने 6th 7th 8th में पढ़ा है बच्चों, एक चीज़ होती है जिसकी वजह से प्लांट को अच्छी ग्रोथ मिलती है, जिसका नाम होता है ह्यूमस। आपने ये वर्ड यूज़ किया है ह्यूमस। तो ये जो ह्यूमस होता है बच्चों, ये ह्यूमस सॉइल और वाटर को मिक्स करके एक कोलाइडल मिक्सचर बनाता है, कोलाइडल मिक्सचर बनाता है। इसी वजह से प्लांट ग्रो कर पाते हैं। अगर ह्यूमस ना हो तो वो लैंड, वो सॉइल इनफर्टाइल होती है, वहाँ पर खेती नहीं की जाती, इसलिए ह्यूमस वर्ड यूज़ किया जाता है। और ये ह्यूमस जो वर्ड है, सॉइल वाटर को मिक्स करके एक कोलाइडल मिक्सचर बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट बेसिक वाले, बड़े सिंपल वाले हमको समझ में आ गए। अब ये देखो, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था बच्चों, बट अब कुछ 3 पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें थोड़ा नहीं अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो पहला मैं बताता हूँ, कौन सा बताऊँ? चलो पहला मैं बताता हूँ 4th पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास। अब बोलोगे बच्चे सर तो केमिस्ट्री छोड़ के कल फिजिक्स पढ़ा है, आज सर सोशल में घुस गए। सोशल नहीं घुस रहा बच्चों, मैं एक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, कोलाइडल सॉल्यूशन का। डेल्टा मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है बिग रॉक्स, जिसको हम चट्टान कहते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पहाड़ नहीं होगा, वो चट्टानें, बहुत अलग टाइप के रॉक्स बनते हैं, वो स्पेशल रॉक्स होते हैं। ये बनता कहाँ पर है? डेल्टास की बात करो तो डेल्टा होता है इन बिटवीन
और इन बिटवीन, इसको हम बोलेंगे कि जहाँ पर समुद्र और नदी देखो जितनी भी नदियाँ होती हैं फाइनली तो नदियों को समुद्र में ही मिल जाना होता है। तो हमें भी पढ़ कर आगे बढ़ना है और देश की सेवा करना है हम लोगों को। तो वैसे ही इस नदी, मतलब जो नदी होती है, जितने भी पानी के सोर्सेस होते हैं वो सब लास्ट में जाकर समुद्र में मिल जाते हैं। तो नदी और रिवर और सी के बीच में, तो इन उसको हम बोलेंगे कनेक्शन, हम उसको बोल सकते हैं इंटरसेक्शन बोल सकते हैं। वेरी गुड, इंटरसेक्शन ऑफ ओशन एंड रिवर। तो जहाँ पर बच्चों नदी और ओशन मिल जाए, जहाँ नदी और समुद्र मिल जाए, वहाँ पर बड़े बड़े रॉक्स तैयार होते हैं। उन रॉक्स को हम बोलते हैं डेल्टा। तो ये सोचने वाला क्वेश्चन है कि सर ये जो नदी है तो बहुत प्यारी होती है, मीठा पानी होता है, समुद्र में खारा पानी होता है, तो ये दोनों मिलते हैं तब यहाँ रॉक क्यों बनते हैं, वहाँ पर डेल्टास क्यों फॉर्म होते हैं। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ, रिवर वाटर प्लस ओशन मिलकर बनाने वाले हैं डेल्टास। मिलकर मतलब वहां पर डेल्टा जमा होता है, पत्थर जमा होंगे, रॉक्स जमा होंगे। तो आपको समझना होगा ये जो रिवर है कहाँ कहाँ से घूम फिर कर, पहाड़ों से कूद कर, वैली से चढ़कर, पहाड़ से गिर कर, जमीन के अंदर रास्ता बना कर इतने दूर से घूम फिर के समुद्र तक आती है। तो जब वो घूम फिर कर आती है तो रास्ते में वो अपने साथ क्ले के पार्टिकल्स को अपने साथ डिस्पर्स कर लेती है। तो रिवर के जो पानी होता है इसमें होता है वाटर प्लस क्ले, और क्ले एक ये बना देता है कोलाइडल मिक्सचर। वाटर प्लस क्ले मिलके बन जाता है एक कोलाइडल मिक्सचर। अब आप बोलोगे सर ये कोलाइडल मिक्सचर कैसे हम चेक कर सकते हैं? तो बच्चों टेस्टिंग के लिए एक बेस्ट मेथड है हमारे पास, टिंडल इफेक्ट। क्या करना है, अपने घर का रूम को पूरा पैक कर देना है, अंधेरा कर देना है। रिवर से, अब नदी से पानी लाने कौन जाएगा वो आपका सवाल है, मेरा नहीं। नदी से पानी लाएंगे, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में जाकर टॉर्च लगाएंगे एक साइड से और ऊपर से देखना है तो आपको वहां पर टिंडल इफेक्ट दिखेगा। तो वाटर, रिवर वाटर हो गया हमारा, क्या हो गया बच्चों, कोलाइडल। एंड कोलाइडल रहेगा तो इसका मतलब ये कोलाइड हो गया, ये कोलाइडल हो गया, तो इसके ऊपर रहेंगे चार्ज। कोलाइडल सॉल्यूशन में रहता है चार्ज, हमको पता है, चार्ज पूरा पढ़ा है हम लोगों ने, बार बार नहीं पढ़ेंगे, देख लेना वो वीडियो। जिसने चार्ज वाला वीडियो नहीं देखा है पुराने वीडियोस चेक कर लेंगे आप लोग। उसके बाद ओशंस में क्या रहता है बच्चों, ओशन पूरा होता है नमक। नमक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने कोएगुलेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, फ्लक्चुएशन, प्रेसिपिटेशन। तो क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से कोलाइड प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो देखो ओशन तो पूरा भंडार है सॉल्ट का, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स होते हैं ओशन में। ये सॉल्ट इस रिवर के साथ जब मिक्स हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट इन कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज खत्म कर देगा और वहां पर बन जाएगा कोएगुलेशन। और इनका जो कोएगुलेशन हो जाएगा वो कोएगुलेशन बनाएगा डेल्टा। बड़े बड़े पत्थर जो क्ले के पार्टिकल्स होंगे वो सारे क्ले के पार्टिकल एक साथ जमा होकर बड़े बड़े रॉक्स बना देंगे और बना देंगे डेल्टा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। अब और 2 पॉइंट है हमारे नेचर में, ये समझ गए, चारों पॉइंट, ये तो 3 तो बेसिक थे, हम पहले भी पढ़ी, बस ऑयल का थोड़ा नया हो गया। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा थोड़ा नया था, ये समझ गए हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट तो अराउंड अस अगर हम देखते हैं तो 10th क्लास में बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, व्हाई स्काई लुक्स ब्लू इन कलर, या फिर इज स्काई रियली इन अ ब्लू कलर, क्या हमारा जो आकाश है सच में ब्लू कलर का है। तो आपने वहां पर फिजिक्स में पढ़ा था वो चैप्टर, लाइट चैप्टर में, तो वहां पर आपने आंसर लिखा था कि ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्काई लुक्स ब्लू। बट बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो होती किससे है, वहां पर आपने लिखा था पार्टिकल्स। तो अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, व्हाई स्काई लुक्स ब्लू इन कलर, ये ब्लू से ही लिखना बेहतर होगा, व्हाई स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू।
वाई स्काई अपियर्स टू बी ब्लू, मतलब ब्लू क्यों दिखता है, स्काई ब्लू कलर फेमस है हमें, तो अब कलर क्यों दिखता है वो हमने कलर में पढ़ा था। कोई भी सब्सटेंस उस कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि वो कलर पर्टिकुलर वेवलेंथ स्कैटर करता है या रिफ्लेक्ट करता है। तो पहला आंसर तो आपको पता ही, जो अपने 10th में पढ़ा, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ बच्चों, कौन सी लाइट स्कैटर करेगा, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। तो बच्चों ये ब्लू लाइट स्कैटर करता क्यों है, देखो आकाश भी नीला नीला, पानी भी नीला नीला, ब्लू ब्लू है, वाटर इज ऑल्सो ब्लू एंड स्काई इज ऑल्सो ब्लू। तो थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों। तो जो वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाता है, और इवापोरेट होकर वाटर के जो पार्टिकल है वो स्काई में होते हैं। तो वाटर के पार्टिकल स्काई में है तो वाटर वेपर स्काई में है, मतलब बच्चों एयर प्लस वाटर पार्टिकल कहने के अच्छा वाटर वेपर के पार्टिकल्स प्लस वाटर वेपर के साथ बहुत सारे ये जो डस्ट है, स्मोक है, उसके भी पार्टिकल जमा हो जाते हैं। तो अदर पार्टिकल भी लिख देते हैं, अदर, ये सब मिलाकर बनाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। और ये जो कोलाइडल होता है ये ब्लू लाइट को स्कैटर करता है, क्योंकि पानी देखो, पानी ब्लू लाइट स्कैटर करता है। हम अगर वाटर को देखते हैं तो वो ब्लू कलर का होता है, इसका मतलब वाटर स्कैटर द ब्लू लाइट, दैट्स वाई ये जो पूरा स्काई है वो हमें ब्लू कलर का दिखेगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका 10th के बाद यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। ओके, नहीं एक और बच गया हमारे पास 6th वाला, जो कि इससे रिलेटेड ही है थोड़ा सा। इसमें हम अलग अलग पॉइंट एक साथ कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ फॉग, शहर में फॉग चल रहा, नो फॉग, या फिर इसको ही हम स्मोक कहते हैं, से क्लाउड एंड क्लाउड से रेन। फॉग, स्मोक या फिर क्लाउड, रेन। फॉग और स्मोक मतलब कोहरे की बात कर रहे हैं, धुंध की बात कर रहे हैं, जो ठंडी के मौसम में सुबह सुबह आप देखोगे तो पूरा वाइट दिखाई देता है, या रात को देखोगे तो पूरा वाइट दिखाई देता है। ये वाइट पोर्शन होता क्या है, बादलों की तरह दिखता है, बादल भी वैसे ही वाइट दिखते हैं। तो ये बादल होते क्या हैं, तो ये सब है क्या, तो देखो सोचो यहाँ पर कि जितने भी वाटर वेपर एयर में है, ये एयर में है बच्चा, वाटर वेपर एयर में है, ये तो ब्लू करता है स्कैटर, फिर वाइट क्यों हो जाता है। तो क्या होता है कि ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, अब देखो लो टेम्परेचर से वो वाटर वेपर था, वाटर वेपर क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा बच्चों, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बन जाएगा, इट विल बिकम वाटर ड्रॉपलेट्स। और वो भी वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत छोटी वाटर ड्रॉपलेट, बहुत माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट होती है, क्योंकि वो हवा में उड़ रही है। ऐसा नहीं कि बारिश होना चालू हो गई, नहीं, समझ में कि जब फॉग होता है तब आपको हल्की बूंदे, आप कभी फॉग में ट्रैवल करोगे तो देखना कि आपको पानी की कुछ ओस की बूंदे जम जाती है, जिसको हम ओस कहते हैं। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत छोटी होती है, वो गिर नहीं सकती, इसलिए हवा में ही तैरती रहती है, और वो व्हाइट कलर का कोहरा बना देती है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, इस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे वाटर वेपर एयर में ही कंडेंस होती है, नॉट इन ग्राउंड, हम ग्राउंड की बात नहीं करें, जब एयर में ही कंडेंस हो जाती है उसको हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। तो ये जो ड्यू पॉइंट है, ये बच्चा हम लोग ड्यू पॉइंट अभी नहीं पढ़ेंगे, इन फ्यूचर अगर आप इस फील्ड में रहते हो केमिस्ट्री के तो आपको ड्यू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। अभी फिलहाल छोड़ देते हैं ड्यू पॉइंट, इसमें हम नहीं पढ़ते। ये ह्यूमिडिटी वाले कॉन्सेप्ट में आता है, ह्यूमिडिटी का अगर कॉन्सेप्ट है हमारे पास तो हम ह्यूमिडिटी में वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट में बन गया, अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये कोहरा बना देती है, ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो फॉग और स्मोक तो वाटर ड्रॉपलेट से बना, क्योंकि वाटर जो थे, वाटर वेपर था, वो ठंडे होने की वजह से वाटर ड्रॉपलेट बन गए, टाइनी छोटे। और वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ में क्या रहेगा बच्चों, इसके साथ स्मोक के पार्टिकल रहेंगे, अदर पार्टिकल भी आ जाएंगे। तो मैं अदर में बस अदर लिख रहा हूँ, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, स्मोक के पार्टिकल लो, डस्ट के पार्टिकल लो, बाकी बहुत सारे पार्टिकल इसके साथ मिक्स हो जाएंगे और ये फॉर्म करेंगे एक कोलाइड मिक्सचर। देखो बच्चों, ये फॉर्म करेंगे एक कोलाइड, और कोलाइड्स क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। अब देखो ये जब ग्राउंड के सरफेस पे, ठंडी में क्या होता है, ये ग्राउंड के सरफेस पे बनाते हैं, मतलब हमें दिखता है, गर्मी में ऐसा नहीं हो सकता,
गर्मी के सीजन में ग्राउंड पे नहीं बनता, कभी कोहरा देखा गर्मी में आप लोगों ने? तो गर्मी में ऐसा नहीं होता, लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन होता है क्योंकि दिन के वक्त गर्मी होती है तो वाटर इवापोरेट हो जाता है और फिर शाम को ठंडी हो जाती है। तो ठंडी की वजह से ग्राउंड का लेवल तो गर्म होता है, लेकिन जो स्काई का लेवल होता है वो बहुत ठंडा हो जाता है, वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं और वो फॉर्म करते हैं क्लाउड। ये सब फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म क्या करेगा? ये फॉर्म करता है क्लाउड। तो याद रखना है बच्चों, क्लाउड भी एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल मिक्सचर है। इसमें वाटर ड्रॉपलेट, डस्ट के पार्टिकल ऐसे जमा हो जाते हैं उसमें। अब वो क्लाउड है तो इसका एक क्लाउड का सपोज यहाँ पर मैं एक क्लाउड बना देता हूँ, अच्छा तो नहीं है ड्राइंग, तो ये पॉजिटिव रहेगा सपोज एक पूरा क्लाउड पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है एक कोलाइडल मिक्सचर एक ही चार्ज का होता है, अलग अलग चार्ज का नहीं होता। और साथ में इसके साथ अगर सपोज मेरे पास दूसरा क्लाउड है और इसमें माइनस चार्ज है, ठीक है, तो क्या होगा? ये दोनों क्लाउड सपोज अगर पास आ गए, अगर ये पास आ गए तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हमने पढ़ा था कोऑगुलेशन पढ़े में टॉपिक में कि मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट सोल, मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सोल को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो हो जाता है कोऑगुलेशन। तो अगर ये दोनों मिक्स हो गए तो हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन, इनका हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन। जब ये दोनों एक दूसरे से टच करेंगे तो बहुत जोर से थंडरस्टॉर्म जिसको हम कहते हैं कि जब दो क्लाउड टकराते हैं तो उन दोनों के चार्जेस न्यूट्रलाइज होते हैं और वो न्यूट्रलाइज जो स्पार्क नीचे आता है, आपने देखा होगा कभी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को टच करके देखना, स्पार्क क्रिएट होगा, जोर सा एक थंडर क्रिएट होगा। तो वैसे ही क्लाउड बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में चार्ज होते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव टच होता है और थंडर नीचे आ जाता है और ये दोनों बन जाते हैं न्यूट्रल। अगर वो न्यूट्रल बन गए बच्चों, चार्ज अगर खत्म हो गया तो जो पार्टिकल के वाटर के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट डिस्पर्स थे वो पास में हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कोएगुलेट एंड कोएगुलेशन मतलब इसका क्लाउड का कोएगुलेशन मतलब हो गया, क्लाउड का कोएगुलेशन मतलब हो गया रेनिंग। याद रखना है बच्चों, जब क्लाउड्स के पार्टिकल टकराए, क्लाउड के पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो गए तो वो सारे के सारे जितने भी वाटर ड्रॉपलेट थे, जितने भी पार्टिकल्स थे वो कोएगुलेट हो गए, बड़े बड़े पार्टिकल बन गए और वो रेन के फॉर्म में नीचे आ जाएंगे क्योंकि अब वो हैवी हो गए। यही डिफरेंस है आपको स्मॉग और फॉग में और क्लाउड, ये लगभग सेम है, ये दोनों पॉइंट सेम है, लेकिन फॉग और स्मॉग होता है जमीन के पास में, क्लाउड होता है स्काई पे एक हाइट पर, और रेनिंग होता है क्योंकि उसका कोलाइडल नेचर खत्म हो गया, दो क्लाउड टकरा कर अपना चार्ज खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और कोएगुलेट फॉर्म कर देते हैं। और रेनिंग बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट बनने की वजह से वाटर नीचे गिरता है और ग्रेविटेशन फोर्स तो साथ में है ही बच्चों, तो ग्रेविटेशन फोर्स वाटर को नीचे खींचता है और वाटर एज अ रेन नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर कोलाइड अराउंड अस कंप्लीट होता है। तो 6 पॉइंट है, 6 के 6 बड़े सिंपल पॉइंट है, इसको आप लिख लेंगे। और जस्ट लास्ट पॉइंट हम एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड देखते हैं, पहले लिखो इसको। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। इतना सारा रामायण महाभारत कोलाइड्स का पूरा आधे से ज़्यादा मतलब 3-4 चैप्टर पूरा कोलाइड्स पर ही भरा हुआ है। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है एप्लीकेशन। एक एक करके देखते हैं। पहला एप्लीकेशन जो है वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जिसका नाम है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो मैं बस लिख देता हूँ, आप इसको डिटेल में लिख लेना। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट। इसमें क्या होता है बच्चों, लायोफिलिक पार्ट, लायोफोबिक पार्ट या फिर हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट। जो डर्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, उसको हमारा सोप का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो कलेक्ट कर लेता है, माइशेल बना लेता है, माइशेल बना के वाटर रिंस करते हैं तो माइशेल बाहर निकलता है और फिर बाहर निकल के क्लींजिंग एक्शन करता है। ये मैं नहीं समझा रहा क्योंकि मैंने पुराने वीडियो में क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एक्सप्लेन किया है। बच्चों जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो, वो पुराना प्लेलिस्ट में चले जाएंगे सर्विस केमिस्ट्री के, उसमें देख लो इसको, ठीक है। तो मैं वो नहीं एक्सप्लेन करता। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। ये हर घर में होता है, घर घर की कहानी, कहानी घर घर की। तो कहानी घर घर की है कि पानी हमारे घरों में जो आता है वो बहुत पॉल्यूटेड होता है बच्चों, इम्प्योर होता है। तो एक्वागार्ड वाले लगा लेते हैं लोग, लेकिन जो गांव में होते हैं हमारी तरह, जो गांव में होते हैं हम क्या करते हैं, हम एक्वागार्ड नहीं लगाते,
हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं क्योंकि हमको आती है थोड़ी केमिस्ट्री, तो हम यूज़ करते हैं एलम। क्या करते हैं हम यूज़? एलम। आपने भी कभी ना कभी किया होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं फिटकरी, तो एलम हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर समझ गए आप क्या बोल रहा हूँ मैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर की हम जब बात करेंगे तो प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं? तो जो नॉर्मल वाटर होता है, जितने भी हमारे पास वाटर है, वाटर कंटेन्स इम्प्यूरिटी, वाटर प्लस मैं जस्ट लिख लेता हूँ इम्प्यूरिटीज़, कि जो भी मेरे पास घर में पानी आता है वो इम्प्यूरिटीज़ भरा होता है, चाहे आप कुएं से निकालो चाहे आप बोरवेल से निकालो। तो हम उसकी इम्प्यूरिटी कैसे हटाएंगे? तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा एलम। एलम ऐड नहीं करते, सिर्फ घुमाते हैं गोल गोल। तो क्या होगा इसमें, हम मैं ऐड कर दूंगा एलम। बच्चों एलम मतलब क्या होता है? एलम एक सॉल्ट है, ओके, एल्यूमिनियम का सॉल्ट होता है। जैसे मतलब पोटेशियम सॉल्ट बोलो, इसका एक पोटेशियम एलम का एग्जांपल बोलता हूँ, KAl2 12H2O, दिस पोटेशियम एल्यूमिनेट, पोटेशियम एलम। पोटेशियम का एलम है, ये पानी में आएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएगा। ये क्या करता है? कोएगुलेशन करता है, और इसमें क्या होता है, ये एड्जॉर्प्शन करता है। देखो बच्चों, जो कोलाइड्स के पार्टिकल बारीक बारीक होते हैं, दिखते नहीं है, चिल्लू चिल्लू से होते हैं, हमारी आंखों से दिखते नहीं है। जब आप एलम घुमा दोगे, आधे घंटे के बाद देखना कि उस पानी में नीचे में ढेर सारी मिट्टी जमा, बहुत सारे पार्टिकल जमा। आप शॉक, पूरे शॉक हो जाओगे। अगेन मैं बता रहा हूँ, एलम के बहुत सारे अलग अलग टाइप आते हैं। कुछ एलम फास्ट काम करते हैं, कुछ एलम स्लो काम करते हैं। जो हम केमिकल लैब में यूज़ करते हैं वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट होते हैं। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किए हैं कि पानी में मैं डिजोल्व कर घुमा रहा हूँ, उसमें से पूरा पानी दिख रहा है मुझे ट्रांसपेरेंट, और जब मैंने घुमाया तो ग्रीन ग्रीन कलर के पूरे पार्टिकल सेटल हो गए। बच्चों इतना डेंजरस होता है पानी, तो साफ करके प्यूरिफाई करके पीना, नहीं तो हो जाएंगे बीमार। सेफ रहो, हेल्दी रहो और देश के लिए काम करो। तो यहाँ पर एलम हम ऐड कर देते हैं, तो हो जाता है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन हो गया तो पार्टिकल साइज इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो गया बच्चों? देखो एक छोटा सा पार्टिकल था, इसके ऊपर दूसरा दूसरा ऐसे ऐसे आ गए और ये बड़ा पार्टिकल बन गया। मतलब एलम का पार्टिकल तो डिजोल्व होता है, याद रखो एलम पानी में डिजोल्व होता है, लेकिन वो पार्टिकल जो डिजोल्व हो गया वो बाकी पार्टिकल को अपने सरफेस पे जमा कर लेगा। अब सरफेस पे जमा हो जाएंगे पार्टिकल, एक 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 ऐसे जमा होगा, तो ये बन जाएगा बड़ा पार्टिकल। और वो जब बड़ा पार्टिकल बन जाएगा तो फिर इट गेट्स सेटल डाउन, और फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर ऊपर का पानी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों इतना दिमाग है हमारे पास, ठीक है। ये हुआ हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के बाद एक पॉइंट एप्लीकेशन जो मैंने आपको टेस्ट में बहुत बार दे दिया, मेडिसिन के बारे में बच्चों। तो आज मैं बता देता हूँ फाइनली कि जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन इट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, दिस वी आर टॉकिंग एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड, तो दिस इज इन मेडिसिन। देखो बच्चों, हमारी बॉडी में अगर हम ट्रू सॉल्यूशन ले ले डायरेक्टली, तो वो तो डिजोल्व है, तो वो भी अच्छा ही काम करते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा काम नहीं करते। बट हम कोई कोई मेडिसिन ऐसे सरफेस स्किन पे लगाते हैं, या लोशन होता है लोशन लगाते हैं, या हम कभी कभी चाहते हैं कि पार्टिकल वहीं रुक जाए थोड़ी देर, या ज़्यादा देर तक काम करते रहे। तो देखो अगर मैं डिजोल्व पार्टिकल लूँगा तो वो डिजोल्व पार्टिकल जाएगा हमारे बॉडी में, एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। बट अगर मैं थोड़े बड़ी पार्टिकल, मतलब अब सस्पेंडल नहीं ले सकता, पत्थर तो नहीं खा सकते हम लोग, पत्थर खा लिया पेट में फंस गया, सस्पेंडेड नहीं लेना। कोलाइडल पार्टिकल हम लेते हैं जिसके पार्टिकल 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में आते हैं, बट हम मतलब उनके उस रेंज में हम पार्टिकल्स लेते हैं। क्या होगा, पार्टिकल्स बड़े रहने से सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा एड्जॉर्प्शन। जहाँ पर जैसे हमें सरफेस में लोशन लगाया तो वो सरफेस पे ज़्यादा देर रहेगा, बारीक पार्टिकल लेते तो जल्दी निकल जाता सरफेस से। नहीं समझ में आ रहा? तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की मेडिसिन पे हम क्यों यूज़ करते हैं, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज, क्योंकि हम एकदम पत्थर तो नहीं ले सकते। आपको पता है पार्टिकल साइज क्या होता है कोलाइडल मिक्सचर का। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कुछ कुछ नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे नाम हैं, तो अब कुछ मैं नाम बोल देता हूँ, अपने नोट्स में पढ़े होंगे। जैसे कि यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एक एग्जांपल है, जो एंटा एसिड यूज़ किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया मतलब होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैं नहीं ओके चलो लिख ही देता हूँ, बच्चों के लिए बड़े परेशान कर देते हैं नहीं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका मतलब होता है MgOH2।
ये इसलिए ये हम लोग एज ए एंटासिड यूज करते हैं। ओके, बोले नहीं है एंटासिड। उसके बाद बहुत सारे और भी एग्जांपल है। मैंने क्वेश्चन में आपको पूछा था स्किन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो सल्फर सोल, एक है सल्फर सोल, एक है सिल्वर सोल हम यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं एंटीमनी सोल, बताता हूँ किसके लिए करते हैं, और एक गोल्ड सोल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड सोल। तो सल्फर सोल हम याद रखना है यूज़ करते हैं स्किन के लिए। सल्फर सोल इज यूज फॉर स्किन, स्किन सोप बनती है सल्फर सोप से, सल्फर का सोप बनता है, याद रखना सल्फर का सोप बनता है। अगर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए या हमारी बॉडी में बहुत मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तब हम सल्फर सोप यूज़ करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में सल्फर सोप नहीं यूज़ किया जाता, बट कभी कभी स्किन की ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें सल्फर सोप यूज़ करना पड़ता है। सिल्वर सोल, एग्रीजोल, अर्गीजोल या कुछ तो नाम है इसका बच्चों, याद आप देख लेना क्या नाम है। अर्गीजोल लोशन बनता है सिल्वर का, तो इट इज़ यूज फॉर आई लोशन। इसका एक नाम है एग्रीजोल, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, अर्गीजोल कुछ है उसका, एग्रीमो वो आपके नोट्स में दिया है। एंटीमनी सोल, ये है डेंजर वाली बीमारी काला अज़ार, काला अज़ार। ओके, एंड गोल्ड सोल यूज़ किया जाता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के लिए, इंजेक्शंस में एज अ जो हमें लिक्विड लगता है, क्योंकि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारे ब्लड जैसा होता है, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस में गोल्ड सोल यूज़ किया जाता है। तो ये हुए हमारे कितने, 3 ही हुए। चलो, तो क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट आपको आता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर मैंने बताया, मेडिसिन के बारे में भी बताया, और इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, नाम याद रखना है, एग्जाम्पल जितने भी ये सब एनसीईआरटी में है। जो मैंने इसके पहले का टॉपिक लिया था कोलाइड्स इन जनरल लाइफ, वो नहीं था, बट ये टॉपिक एनसीईआरटी में है और बहुत इस पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अब मैं बोलता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं फोर्थ बोलता हूँ, तो फोर्थ में हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम स्मोक। इसको हम नाम देते हैं कोट्रेल इलेक्ट्रिक कोट्रेक डस्ट कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। देखो बच्चों, कुछ नहीं है इसमें, एक स्मोक को प्रेसिपिटेट किया जाता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उसमें से बड़ा धुआं निकलता है गंदे गंदा। अब आप सोचो, सिर्फ इंडस्ट्री से धुआं नहीं निकलता बच्चों, हम लोग इंडस्ट्री को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो रिसर्च हमने की है उस रिसर्च में हमको पता चलता है कि जितनी भी गाड़ियाँ, अगर सब गाड़ियों का आप धुआं कैलकुलेट करोगे तो हमारे पूरे वर्ल्ड की जितनी इंडस्ट्री, उन सब के धुओं से हमारी गाड़ियों का धुआं ज़्यादा होता है। इसलिए आप ट्राई करो कि कम से कम व्हीकल यूज़ करो, और अभी जैसे कि नए व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं और दूसरे व्हीकल्स आ रहे हैं जिसमें हम कम पोल्यूशन करें, तो वैसे व्हीकल्स यूज़ करो। तो सिर्फ इंडस्ट्रीज धुआं नहीं छोड़ते, बाइक्स और व्हीकल्स सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, बट हमारा पॉइंट वो नहीं है। हमारा पॉइंट है कि जो इंडस्ट्री से जो स्मोक निकलेगा उस स्मोक को हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करें। अब गाड़ियों के स्मोक को हम ट्रीट भी नहीं कर सकते क्योंकि हम वहाँ क्या लगाएंगे, छोटी सी तो गाड़ी होती है, बट यहाँ पर इंडस्ट्री में उनका जो स्मोक होता है वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में निकलता है। इस वजह से वहाँ पर एक कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर लगाना पड़ता है, उनको गवर्नमेंट कंपल्सरी करती है। ओके, तो क्या होता है ये देखो, पहले तो स्मोक के बारे में समझो कि स्मोक होता क्या है। स्मोक मतलब इसमें होता है एयर, प्लस एयर में होता है डस्ट, पब्लिक कार्बन, पब्लिक एंटीमनी और एनीथिंग अदर मेटल्स, जैसे एंटीमनी लिखो या मेटल्स, अदर मेटल्स, अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। एयर है, एयर तो हमारा मीडियम हो गया, मीडियम में सॉलिड, डस्ट, स्मोक, कार्बन, एंटीमनी, मेटल्स, बहुत कुछ रहता है। तो ये बन जाता है एक कोलाइडल मिक्सचर। क्या बन जाता है? कोलाइड। एंड यू नो कोलाइड इज ऑलवेज चार्ज्ड। ये हमारी काम की बात है कि ये हमेशा रहता है चार्ज। अगर मैंने इसको ऐसी किसी सिचुएशन से पास कर दिया, ये सपोज स्मोक को हमने ऐसे किसी सिचुएशन से पास कर दिया जहां पर इलेक्ट्रिसिटी हो, तो हम क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर भी बोल सकते हैं। तो इस मेथड को हम इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर
तो देखो क्या होता है, ऐसा एक जो एग्जॉस्ट होगा, सपोज जहाँ से धुआं निकल रहा है, उस धुएं को पहले हम इस क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर में डालेंगे। तो क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर का ऐसा इनलेट होगा, इसमें एक डायग्राम उतनी अच्छी नहीं बनती मेरी, ठीक है, फिर भी समझने की कोशिश करेंगे आप। तो ऐसा एक बड़ा सा कंटेनर होगा, मतलब चिमनी के पहले की बात करें हम, ये जो ये धुआं छोड़ते हैं ना कंपनी वाले, यहाँ से ये जो रहेगा, यहाँ से धुआं निकलेगा एग्जॉस्ट। लेकिन ये क्या रहेगा, दिस एग्जॉस्ट फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स। ये जो एग्जॉस्ट होगा, इसमें इस स्मोक के सब जो पार्टिकल है, जो कार्बन के पार्टिकल है, डस्ट के पार्टिकल है, अदर पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स नहीं निकलेंगे। कैसे? अब वो कैसे नहीं निकलेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा देंगे। इलेक्ट्रोड मतलब इसमें करंट रहेगा, हाई वोल्टेज करंट, प्लस 30,000 वोल्ट, प्लस 30,000 वोल्ट, ठीक है, प्लस 30,000 वोल्ट है। तो देखो ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही इसके अंदर आएंगे तो ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब पार्टिकल इसके पास जमा हो जाएंगे और सिर्फ जो एयर है, प्योर एयर बाहर निकलेगी। नहीं समझे? तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये पार्टिकल यहाँ जमा होंगे और फिर थोड़ी मतलब कुछ देर के लिए ऑन करते हैं, कुछ देर के लिए ऑफ करते हैं, कुछ देर ऑन करेंगे तो ये पार्टिकल्स यहाँ जमा हो जाएंगे। जैसे ही वो ऑफ करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल जब जमा होंगे तब चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा उन पार्टिकल्स का, और फिर ये जो पार्टिकल्स है यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। सो पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट। तो ये है हमारा क्वार्टरल इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर या क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर, क्वार्टरल स्मोक या इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 एप्लीकेशन देखे, और कुछ एप्लीकेशंस हैं, लेकिन उसके पहले इसको नोट करना पड़ेगा बच्चों, अच्छे से नोट करो। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में मुझे बताना, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे सारे के सारे बच्चे एकदम टॉप पे आने चाहिए, याद रखो। चलो लिखो इसको। तो बच्चों 4 एप्लीकेशन हमको समझ गए हैं, अब हम आ जाते हैं 5वीं एप्लीकेशन पे। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स लेवल बढ़ते जा रहा है। 5वीं एप्लीकेशन है टैनिंग। अरे बच्चों टैनिंग, टैनिंग का मतलब गर्ल्स को पता होगा, टैनिंग का मतलब हमारी स्किन अगर हम धूप में जाते हैं तो ब्लैकिश कलर की हो जाती है, ब्राउनिश कलर की हो जाती है, उसको हम कहते हैं टैनिंग, या कभी कभी उसे सनबर्न भी कहते हैं। सनबर्न तो नहीं कहते, लेकिन ठीक है, टैनिंग मतलब कलर चेंज हो जाना। तो ये जो टैनिंग का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड में, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स के स्किन की, एनिमल हाइड्स। व्हाट इट इज? एनिमल हाइड्स। तो एनिमल हाइड्स यहाँ पर हम बात करें हैं एनिमल हाइड्स की। ओके, तो एनिमल हाइड्स की टैनिंग का प्रोसेस, एनिमल हाइड बोलो या फिर एनिमल स्किन बोलो, क्या कहा मैंने? एनिमल हाइड या फिर एनिमल स्किन। इसको अब ये जो एनिमल स्किन होती है या हमारी स्किन होती है, हमारे स्किन का जो कलर होता है, या एनिमल की स्किन का कलर ले लो, किसी भी लिविंग थिंग का कलर ले लो, तो वो कलर होता है बिकॉज ऑफ सम केमिकल, इट इज नोन एज मेलानिन। तो बायो के बच्चे को पता होगा कि मेलानिन नाम का सब्सटेंस हमारे स्किन में होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर आता है। तो वैसे ही एनिमल के भी सरफेस पर स्किन में केमिकल होगा, कोई ना कोई, तो मेलानिन होता है केमिकल, और ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, और वो भी होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, एक टाइप का कोलाइड होता है, ठीक है। कि एनिमल की जो स्किन होती है, जब अब वो किसी एनिमल को मारेंगे और उसके बाद उसकी जो स्किन निकालेंगे, तो वो स्किन होती है सॉफ्ट। अब उस सॉफ्ट स्किन का हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं नहीं कह रहा कि स्किन निकालना चाहिए, बट यूज़ होती है, जस्ट एक टॉपिक बता रहा हूँ, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इट इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, मैं ये नहीं कहूँगा कि आई विल नॉट से कि एनिमल स्किन यूज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बट ये होता है, प्रोसेस क्या है, जस्ट हम पढ़ रहे हैं कि एनिमल स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, वो उसमें केमिकल होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसमें हम लोग एक टैनिन नाम का, इसमें हम क्या करते हैं, टैनिन नाम का केमिकल, टैनिन नाम का केमिकल, ये एक ऑर्गेनिक केमिकल है और ये नेगेटिव सोल है, प्लस ये ब्राउन कलर का होता है। तो हमारी जो स्किन ब्राउन होती है, इसलिए हमारी स्किन को हम टैनिंग कहते हैं, क्योंकि जो टैनिंग केमिकल है वो ब्राउन कलर का होता है, वो ऑर्गेनिक
केमिकल है और वो नेगेटिव है। तो ये जब मिल जाएंगे, देखो बच्चों कोलाइडल है, प्लस माइनस मिल गए तो हो जाएगा कोएगुलेशन। क्यों होगा बच्चों कोएगुलेशन? क्योंकि चार्ज कैंसिल हो गए हैं तो हो जाएगा कोएगुलेशन, और कोएगुलेशन की वजह से होगा हार्ड स्किन। हमें क्या मिल जाएगी? हार्ड स्किन मिल जाएगी। और ये जो हार्ड स्किन है इससे तरह तरह के डेकोरेटिव चीज़ें बनाई जाती है। तो इट इज़ अ जस्ट पॉइंट, तो उसके बारे में हम नहीं बात करते बाकी चीज़ों के बारे में, बिकॉज हमारा टारगेट है कंप्लीट करना इसको। बाकी जो है होता है नहीं होता, हम तो नहीं कर रहे हैं, तो ट्राई करो कि अवॉइड करो। मेरे ख्याल से इट शुड बी अवॉइडेड, बट आपकी इच्छा, आपको यूज़ करना है करें, नहीं करना है ना करें। ओके, अब हम आ जाते हैं, यहाँ हो गया टैनिंग के बारे में। टैनिंग के बाद है हमारा फोटोग्राफिक प्लेट, फिफ्थ है, सॉरी फिफ्थ तो यही हो गया, सिक्स्थ है फोटोग्राफिक प्लेट ऑब्लिक, इसको फिल्म्स भी बोलते हैं कभी कभी। पहले क्या होता है बच्चों, पहले जब मैं छोटा था तब जो कैमरे आते थे, इतने बड़े बड़े कैमरे होते थे, से बड़े बड़े कैमरे होते थे, और उसके अंदर रोल होता था। वो रोल को धूप में नहीं ले जा सकते थे, मतलब अगर वो अपने कैमरा फोटो खींचा और अपने उसको खोल दिया तो वो पूरी फोटो खराब हो जाती थी, सोचो। तो उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता था, उसकी रोल को लॉक करके रखना पड़ता था, और फिर वो फोटो स्टूडियो वाले सब करते थे जो भी था। आज की डेट में हमारे पास तो मोबाइल कैमरा है, तो रोल का कुछ झंझट ही नहीं है बच्चा, ऑटोमेटिक हम डाउनलोड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, गूगल ड्राइव में सेव कर लेते हैं, तो टेंशन नहीं है, बच गए आप लोग। और फिल्म्स, तो ये फिल्म्स की बात कहाँ पे आती है, तो एक्सरे की जो फिल्म होती है वो आपने देखा होगा, ब्लैक कलर की फिल्म होती है, तो वहाँ पर भी ये सेम प्रिंसिपल काम करता है। क्या होता है देखो, एक प्लेट या फिल्म ली जाती है, एक फिल्म लेते हैं इसको प्लास्टिक का, जैसे एक्सरे सपोज कि ट्रांसपेरेंट एक फिल्म है मेरे पास, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं एक लेयर लगाता हूँ। किसकी लेयर लगाऊंगा? एक मैं सनलाइट सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस का लेयर लगाऊंगा। फोटो सेंसिटिव लेयर का लेयर लगाने से क्या होगा कि अगर इस पर लाइट आएगी तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, लाइट आने पर ये रिएक्ट होता है या चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसमें एक फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस लगाया, इसके ऊपर लाइट आई तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, कुछ डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही एक यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस कौन सा है। तो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, आपने 10th क्लास में बच्चा पढ़ा था फोटो डिकम्पोजिशन, तो वहाँ पर हम इसमें यूज करते हैं। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये एक कोलाइड है। इसको क्या करते हैं हम? इसको हम सिल्वर ब्रोमाइड इन जेलेटिन, सिल्वर ब्रोमाइड को हम किस में मिक्स करते हैं? इन जेलेटिन। इसमें यूज करते हैं, जेलेटिन में मिक्स करते हैं। जेलेटिन में मिक्स करने के बाद इसको हम लेयर करते हैं। ये जो मिक्सचर बन जाएगा ये फोटोसेंसिटिव लेयर बन जाएगा, और इसको हम लेयर करते हैं किसी प्लेट पर। तो ग्लास प्लेट में करोगे, मतलब किस में भी कर सकते हैं, ग्लास प्लेट में करो। ग्लास प्लेट में तो पहले बड़े बड़े रोल लगते थे, तो ग्लास प्लेट में होता था। अब पतले पतले, अब इसके सेलुलाइड के शीट्स आते, तो सेलुलाइड फिल्म्स। तो इसमें हम इसको कवर कर देते हैं, और जब इसके ऊपर लाइट आएगी ये रिएक्ट होगा, डिकम्पोज होगा, और फिर जो भी फोटो बनना है वो फोटो बन जाएगी। तो ये हुए दो, टैनिंग हुआ हमारा और फोटोग्राफिक प्लेट, दोनों कोलाइडल का एप्लीकेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये समझ गया होगा, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं घुसना है आपको, इतना दिया है एनसीईआरटी में, इतना ही हम पढ़ेंगे। 7 पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो हो गया हमारा, ये सब कंप्लीट हो गया। तो अब हम बात करते हैं रबर की। हाँ चलो, रबर इंडस्ट्री, या रबर की, सिर्फ रबर की इंडस्ट्री में लास्ट में बता देता हूँ, और लास्ट इंडस्ट्री रहेगा। तो रबर जो है बच्चों, आपने देखा है रबर, तो रबर कैसे बनता है? तो ये जो रबर है ये लैटेक्स से बनता है। लैटेक्स इज द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर। देखो लैटेक्स को, अगर हम लैटेक्स को कोएगुलेट करते हैं, क्या करते हैं? कोएगुलेट करते हैं तो रबर बनता है। तो रबर को अगर हम क्या करेंगे? एंटी कोएगुलेट करो या कुछ और करो, कोलाइडेशन प्रोसेस, तो उससे वो वापस बन जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन मोस्टली हम तो लैटेक्स नहीं चाहते, हम चाहते हैं रबर बने। तो लैटेक्स का हम कोएगुलेशन करते हैं और हमारा बन जाता है रबर बच्चों। तो ये हुआ रबर कोलाइडल का एप्लीकेशन। एंड लास्टली, लास्ट पॉइंट ऑफ कोलाइड हमारा, फाइनली हमारा कोलाइड खत्म होगा अभी, कि इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बच्चों,
इंडस्ट्रीज़ में हम कोलाइड को यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में जैसे पेंट का एग्जांपल है, पेंट इंडस्ट्री, इंक इंडस्ट्री, देन सम सीमेंट इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन किया जाता है। ये सभी एक्चुअली एक तरीके के कोलाइड्स ही है। हमने इंक, पेंट एग्जांपल देखा था कहीं कहीं पर। तो ठीक है बच्चों, फाइनली ये सब पॉइंट 8 एप्लीकेशन है। इस तरीके से हमारा कोलाइड का पॉइंट खत्म होता है और ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया बच्चों। तो ठीक है, पढ़ना तो है ही हमको, आज नहीं तो कल तो हम इसको कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म करेंगे। बट यहाँ पर इस पॉइंट पर खत्म हुआ और हम आज वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो बच्चों पसंद आया होगा, आप सभी को पूरे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो प्लीज कमेंट में बता दो सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है आ रहा है तो कमेंट में लिख के बता दो सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो वैसा बताओ। और कौन सा पॉइंट नहीं समझा वो भी कमेंट में बताना, तो मैं वो पॉइंट फिर से समझा दूंगा। टेंशन नहीं लेना है जब अभिषेक सर साथ में है। तो फिर हम लोग मिलते हैं। उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को, सक्सेना सर के चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से। और सबके साथ शेयर करो, आपके फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ मेरे वीडियो शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं छोटे बच्चे के भी वीडियो ला रहा हूँ। 8 से लेकर 12th के सारे वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।